नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज हम फिर से लौटे हैं मृदा विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। कुछ बच्चों के कहने पर हमने क्वेश्चनों को दोनों लैंग्वेजों में रखा है, हिंदी एवं इंग्लिश में, ताकि यह आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सहायक रहें। धन्यवाद। मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पहुंच सकें। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस वाज रिटन बाय। तो जो बुक है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस वो किसके द्वारा लिखी गई है? मृदा विज्ञान के मूल सिद्धांत किसके द्वारा लिखी गई बुक है ये? तो ऑप्शन है रथिना समी, ऑप्शन बी है D.K. दास, ऑप्शन सी है K.H. तन, ऑप्शन डी है रसेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रथिनासामी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है द बुक क्ले मिनरोलॉजी वाज रिटन बाय। पुस्तक क्ले मिनरोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके ऑप्शन हैं हमारे ए ओसवाल जी के द्वारा, बी कोनोनोवा के द्वारा, सी ग्रिम के द्वारा, डी एडम्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा कोनोनोवा, बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा द बुक बायोकेमिस्ट्री ऑफ सॉइल वाज रिटन बाय। तो पुस्तक मिट्टी के जैव रसायन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके इसका आंसर होगा हमारा पहला ए हिले, दूसरा सुब्बाराव, तीसरा रिच एंड कुनेज, चौथा स्टीवेंस। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्टीवेंसन। आंसर क्या रहेगा हमारा? स्टीवेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा स्टीवेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक बायो फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर वाज रिटन बाय। जो बुक है कृषि में बायो फर्टिलाइज़र किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सुब्बाराव, दूसरा ऑप्शन है स्टीवेंस, तीसरा ऑप्शन है ब्लैक, चौथा ऑप्शन है अग्रवाल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सुब्बाराव। किसके द्वारा लिखी गई है? सुब्बाराव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, पहला क्वेश्चन जो रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा कि 1 टन इज़ इक्वल टू केजी। 1 टन में कितने केजी होते हैं या कितने केजी के बराबर होता है? तो 1 टन हमारा ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 10 केजी के बराबर होगा, बी 907 केजी के बराबर होगा, सी 100 केजी के बराबर होगा या डी 1000 केजी के बराबर होगा। तो ऑप्शन होगा हमारा 907 केजी या 907 केजी। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पीएच इंक्रीजिंग। देखा गया है कि जो पीएच है वो बढ़ती है, तो वो किस सीजन में बढ़ती है? तो वो बढ़ती है हमारे ए ऑप्शन है समर में, गर्मियों में, बी ऑप्शन है विंटर, सर्दियों में, सी ऑप्शन है स्प्रिंग सीजन में या डी ऑप्शन है जायद में। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। जबकि क्या होता है कि समर में क्या होता है? पीएच डिक्रीज़ होता है, जबकि विंटर में पीएच इंक्रीज़ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, विच एलिमेंट इज़ कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी फॉर प्लांट। किस तत्व को पौधे के लिए ऊर्जा मुद्रा माना जाता है। तो अगर हम बात करें करेंसी के रूप में, तो जो हमारे गिवन ऑप्शन हैं, ए है नाइट्रोजन, बी है आपका फॉस्फोरस, सी है आपका पोटेशियम और डी है आपका कैल्शियम। तो इन चारों में से किसको एनर्जी सोर्स कहा जाता है। तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम जानते हैं फॉस्फोरस को। इसका सही आंसर होगा आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा 8वां, मेजर फॉर्म ऑफ बोरोन एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज। तो पौधे द्वारा अवशोषित बोरोन का प्रमुख रूप है। इन जो गिवन है इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो इसमें से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, H3BO3। क्या होगा, H3BO3, जो कि न्यूट्रल फॉर्म होता है। अलग अलग pH पे अलग अलग बोरोन को एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा, फर्टिलाइज़र कंटेनिंग क्लोरीन आर नॉट सुटेबल फॉर। तो जो वह फर्टिलाइज़र जिसमें जो क्लोरीन को कंटेन करते हैं अपने साथ, तो उन फर्टिलाइज़र को हम किस फसल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा टमाटर में, आंसर टोमेटो। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्म करता है। जैसे कि जो हमारा पोटेशिक फर्टिलाइज़र रहता है म्यूरेट ऑफ पोटास, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। उसकी जगह हम किसको यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच एलिमेंट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ ड्रॉथ रेजिस्टेंस। तो कौन सा तत्व अप्रत्यक्ष रूप में सूखे प्रतिरोध से संबंधित है। तो ड्रॉथ से कौन सा संबंधित होगा। तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है आपका कैल्शियम, तीसरा है फॉस्फोरस एंड फोर्थ वन इज़ मैग्नीशियम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फॉस्फोरस। ठीक है, जो सही आंसर आपका रहेगा वह रहेगा सी ऑप्शन रहेगा फॉस्फोरस। ये क्या करता है कि ड्रॉथ होने से जब पानी की कमी आने लगती है तो उस टाइम पर सूखने से बचाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, विच एलिमेंट इज़ द मेटल कंपोनेंट ऑफ यूरेज एंजाइम। हिंदी में होगा, कौन सा तत्व यूरेज एंजाइम का धातु घटक है। तो यूरेज एंजाइम का हमारा कौन सा होगा जो धातु घटक है। इसका आंसर रहेगा हमारा डी। कौन सा रहेगा, डी, निकेल। सिलिकॉन, सोडियम और मोलिब्डेनम के अलावा जो ऑप्शन आपका चौथा बचता है डी, निकेल, तो वो एंजाइम क्या करता है कि यूरेज एंजाइम की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन को इंक्रीज़ करने का काम करता है, लाइक एन कैटलिस्ट। अगला क्वेश्चन जब हमारा आएगा, क्वेश्चन रहेगा, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज़ कॉज्ड बाय टॉक्सिसिटी ऑफ आयन। कपास का पत्ता आयन की विषाक्तता के कारण होता है। तो किसके कारण होता है। इसमें आपका जो ऑप्शन दिए हैं, आयरन, बी है कॉपर, सी है मैग्नीज, डी है जिंक। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो होगा मैग्नीज। क्या होगा, मैग्नीज। मैग्नीज के कारण जो क्रिंकलिंग होती है कॉटन लीफ में, उसकी टॉक्सिसिटी के कारण होती है। टॉक्सिसिटी मतलब जब अधिक मात्रा में जब एलिमेंट्स आपका अवेलेबल होते हैं तो वो क्या करते हैं, जहर का कार्य करते हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो है आयरन इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स। आयरन जो है लोहा एंजाइमों का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो किस हमारे ऑप्शंस होंगे नाइट्रोजिनेज का, बी होगा नाइट्रेट रिडक्टेज में, सी होगा नाइट्राइट रिडक्टेज और डी होगा ऑल ऑफ दीज। तो जो आयरन है वो किस में एंजाइम का काम करेगा, एंजाइम कंपोनेंट का काम करेगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, इन सभी में। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, इन सभी में काम करता है एंजाइम का। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 14th, द पर्पलिंग अलोन द लीफ एड्ज इज़ द कैरेक्टरिस्टिक डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ। पत्ती के किनारे के साथ पर्पलिंग की विशेषता कमी लक्षण है। मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि मक्के के क्रॉप में जो साइड से पत्तियां पर्पल कलर की होने लगती हैं, तो वह किसी एक पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। वह पोषक तत्व कौन सा होगा आपका? तो वह पोषक तत्व है आपका फॉस्फोरस। कौन सा होता है? फॉस्फोरस। आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट आएगा हमारा 15th, इंटरसेल्यूलर डिपॉजिट ऑफ विच एलिमेंट इज नोन एज प्लांट ओपल्स। किस तत्व के इंटरसेल्यूलर डिपॉजिट को प्लांट ओपल के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा, पहला ऑप्शन हैं सोडियम, बी है आपका निकिल, सी है आपका क्लोरीन एंड डी है आपका सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज़ कंसिडर्ड एज टू बी एन इमोबाइल एलिमेंट इन द प्लांट। किस तत्व को पौधे में एक स्थिर तत्व माना जाता है? तो इमोबाइल, जो इमोबाइल कौन से होंगे? जो एक ही जगह पे रह जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। दोज एलिमेंट विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वह कौन सा होगा? हमारे गिवन ऑप्शंस हैं ए कैल्शियम, बी फॉस्फोरस, सी नाइट्रोजन, डी मैग्नीशियम। तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो आंसर होगा ए। कौन सा ऑप्शन होगा? ए कैल्शियम है, जो कि पौधों के अंदर मूव नहीं कर पाता है। कौन सा है? कैल्शियम, जो मूव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 17 है मोलिब्डेनम इज़ एन कंपोनेंट ऑफ। मोलिब्डेनम का एक घटक है। किसका कंपोनेंट है ये? यूरेज का है, नाइट्रेट रिडक्टेज का है, नाइट्रोजिनेज का है, या फिर दोनों, बोथ बी एंड सी। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा बोथ बी एंड सी, नाइट्रेट रिडक्टेज एवं नाइट्रोजिनेज। कौन सा? बोथ बी एंड सी, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रो रिडक्टेज का, जबकि यूरेज का ये कंपोनेंट या घटक नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा CEC ऑफ विच क्ले मिनरल इज हाईएस्ट 120 to 150 सेंटीमोल पर kg। तो CEC जिसमें मिट्टी का खनिज सबसे अधिक होता है, कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है आपका माइका, दूसरा ऑप्शन है आपका वर्मिकुलाइट, तीसरा आपका है मोंटमोनाइट, डी है आपका क्लोराइट। तो इन ऑप्शंस में से इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? वर्मिकुलाइट। क्या होता है कि जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, कैटायन को एक्सचेंज होने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा वर्मिकुलाइट में रहती है। किस में रहती है? वर्मिकुलाइट में रहती है। उससे भी अधिक किस में होती है? सबसे अधिक होती है हमारी हाईएस्ट ऑर्गेनिक मैटर में। किस में होती है?
ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 19, द नेगेटिव चार्ज ऑन 2:1 क्ले इज। 2:1 क्ले पर नकारात्मक चार्ज हैं, तो कैसे किस टाइप के होंगे ये भाई? pH डिपेंडेंट हैं या फिर pH इंडिपेंडेंट हैं या बोथ pH डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट या नन ऑफ दिस। pH पर निर्भर या pH स्वतंत्र या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, बोथ। क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कुछ चार्ज डिपेंडेंट भी होते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा विच एक्सट्रैक्ट इज़ यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ CEC। CEC के निर्धारण के लिए किस आर्क का उपयोग किया जाता है? जो आपका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को निकालने के लिए हम कौन सा एक्सट्रैक्टेंट यूज़ करते हैं? तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वह आंसर रहेगा 1 नॉर्मल अमोनियम एसीटेट, 1 नॉर्मल अमोनियम ऑक्सी एसीटेट, बी, ऑप्शन बी रहेगा हमारा। ठीक है। ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा केमिकल फार्मूला ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट इज। यह तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट का फार्मूला क्या होता है। SSP का जनरली एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि SSP का फार्मूला क्या होता है। तो हम इसका जो हमारा सही आंसर होगा सिंगल सुपर फॉस्फेट का जो फार्मूला है वो है CaH2CO4, ऑप्शन नंबर ए। बाकी अदर ऑप्शन हैं Ca3PO4, CaHPO4 एंड D CaCO3। तो सही आंसर क्या है आपका? CaH2PO4। इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल सुपर फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा 1 एकड़ ऑफ सॉइल टू अ डेप्थ ऑफ 6 इंच वेट अबाउट। 6 इंच वजन की गहराई तक मिट्टी का 1 एकड़। तो जो हमारा वेट रहेगा, अगर हम 1 एकड़ की बात करते हैं तो 6 इंच गहरी अगर हम पूरा एक फरो ले लेते हैं तो उसका वज़न कितना होगा? तो ऑप्शन ए होगा 2.28 × 10⁻6 kg, ऑप्शन बी होगा 2.25 × 10⁻6 lb, ऑप्शन सी है 2 × 10⁻6 lb, ऑप्शन डी होगा आपका 2.82 × 10⁻6 kg। तो क्या होगा इसका सही आंसर जो आपका रहेगा? इसका सही आंसर है आपका 2 × 10⁻6 lb, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं? पौंड। क्या कहेंगे? 2 × 10⁻6 पौंड होगा। इसको इस तरीके से ऑप्शन जो इस इंग्लिश में लिखे हुए हैं ये सही ऑप्शन है, इस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। माफ़ कीजिएगा इसमें गलती हो गई, ऑप्शन सी था, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन सी था। चलिए अगला होगा आपका हिल सॉइल्स आर जनरली। जो पहाड़ी मिट्टी हैं आमतौर पर होती हैं, किस टाइप की होती हैं भाई हमारी जो हिल सॉइल्स हैं? तो ऑप्शंस हैं ए सैलाइन टाइप की होती हैं, बी एसिडिक टाइप की होती हैं, सी न्यूट्रल होती हैं या डी एल्कलाइन होती हैं। कैसी? खारी या फिर आप बोल सकते हैं उसको लवणी। बी एसिडिक सॉइल जो कि होती है आपकी अम्लीय, सी उदासीन और डी अल्कलाइन या क्षारी। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगी? एसिडिक टाइप की। कौन सी टाइप की? एसिडिक या फिर अम्लीय टाइप की होती हैं। डी मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन टेक प्लेस एट। जो मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन होता है वो कहाँ पर होता है? अधिकतम नाइट्रिफिकेशन निम्न पर होता है। तो कितने % ऑक्सीजन पर मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन होता है? आपका ऑप्शन गिवन है 40% पे,
30% पे, 20% पे, या फिर 10% पे। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 20% पे। किस पे? 20% पे। अगला आपका जो क्वेश्चन रहेगा, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट में बी सप्रेस्ड बाय इंक्रीज सॉइल लेवल ऑफ। मिट्टी के स्तर में वृद्धि से मोती की फफूंदी को दबाया जा सकता है। तो ये जो आपका डाउनी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू को किससे सप्रेस किया जा सकता है या हम किससे दबा सकते हैं? तो उसका जो हमारा सही आंसर होगा वो आंसर होगा सी, क्लोरीन से। किससे? क्लोरीन से। हम क्लोरीन से उसको सप्रेस कर सकते हैं मतलब। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, द बुक सॉइल फर्टिलिटी इन इंडिया वाज रिटन बाय। पुस्तक सॉइल फर्टिलिटी इन इंडिया द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई है? हमारी जो पुस्तक है सॉइल फर्टिलिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन है पहला यवालकर, दूसरा है अग्रवाल, तीसरा है बियर, चौथा है मार्शल। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो सही आंसर होगा अग्रवाल। किसके द्वारा? बी, अग्रवाल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, द एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी AEC इंक्रीजेस सॉइल pH। आयनों की विनिमय क्षमता AEC मिट्टी के pH के रूप में बढ़ती है। तो रिमेन अनअफेक्टेड, इंक्रीजेस, ऑप्शन सी डिक्रीजेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या होगी? अगर जो एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, अगर हम pH को बढ़ाएंगे, जैसे जब हमारा ये जो pH है, हमारा pH है वो अगर इंक्रीज़ होता है, वो अगर इंक्रीज़ होता है तो जो एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो इसका सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। द डायग्नोस्टिक सरफेस हॉरिजॉन्स आर कॉल्ड। नैदानिक सतह क्षितिज कहा जाता है। किसको कहते हैं हम भाई? डायग्नोस्टिक सरफेस हॉरिजॉन, जिसमें क्या होती है? एक डायग्नोस्टिक सरफेस होती है। तो पहला ऑप्शन इसका जो दिया हुआ है पिडोन है, दूसरा आपका एंडोपिडोन है, तीसरा आपका एपिपिडोन है और चौथा आपका जेनेटिक हॉरिजॉन है। तो जो आपका सही आंसर होगा इसका वो क्या होगा? एपिपिडोन। एपिपिडोन होगा। एपिपिडोन मतलब जो बाहरी सतह पे होगी, एंडोपिडोन मतलब जो ज़मीन के जैसे ये परत है आपकी, देखिए, तो ये जो ऊपरी सतह पे, बिल्कुल ऊपरी सतह पे जो हॉरिजॉन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एपिपिडोन्स। जबकि जो निचली सतह पे ये वाला होगा इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोपिडोन्स। और पिडोन्स क्या हो जाता है? पिडोन्स सबसे छोटी यूनिट्स होती है, जब छोटे छोटे एग्रीगेट्स मिलके एक एरिया में मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पिडोन्स बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? पिडोन्स बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच प्लांट न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम सॉइल टू रूट्स बाय रूट इंट्रैक्शन, मास फ्लो एंड डिफ्यूजन इज इक्वल प्रोपोर्शन। कौन सा पौधा पोषक तत्व मिट्टी से जड़ों तक, जड़ से संपर्क, द्रव्यमान प्रवाह और समान अनुपात में प्रसार द्वारा चलता है? तो इसका ऑप्शन है ए जिंक, बी है सोडियम, सी है कैल्शियम, डी है सल्फर। तो कौन सा पौधा है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा जिंक। तो क्या कहा है मतलब यहाँ पे कि जो भी विच प्लांट न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम सॉइल टू रूट्स बाय रूट इंट्रैक्शन। जैसे आपका एक पौधा है, मान लीजिए ये आपका पौधा है, अब ये पौधा रूट्स से
जो रूट इसकी जो जड़ें फैली हुई हैं इनसे इंट्रैक्शन होकर इनसे जोड़ कर मिट्टी से क्या करता है, न्यूट्रिएंट को लेता है। ठीक है। और मास फ्लो जो आपकी प्रोसेस होती है, मास फ्लो के साथ में मतलब इकट्ठा भी इसके थ्रू ले लेता है ना। और इक्वल प्रोपोर्शन में डिफ्यूज़न से अगर आप डिफ्यूज़न में छोड़ा जाए तो भी वो उतना ही लेगा। तो वो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, इकलौता एलिमेंट, ये जिंक है। जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करते हैं, तीनों विधि से लिया जा सकता है। ठीक है, इक्वल अमाउंट में लिया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, द बुक प्रिंसिपल ऑफ सॉइल केमिस्ट्री, जो आपकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ सॉइल केमिस्ट्री वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है। मिट्टी रसायन विज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका KH तन के द्वारा। आंसर क्या होगा इसका, KH तन। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको कुछ और जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।